हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ इति पटेल। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का जैव प्रक्रम मानव में श्वसन। तो श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सांस को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। बाहर से हमको यही पता चलता है कि सांस का अंदर लेना और बाहर जाना ही श्वसन कहलाता है, लेकिन वास्तव में यह नहीं है। श्वास का अंदर लेना और अंदर लेने के बाद उसमें श्वास के द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं। यह ऑक्सीजन हमारे श्वास नलियों के माध्यम से फेफड़े में जाता है और फेफड़े से खून की नलियों में जाता है और खून की नलियों से फिर हृदय में आता है। तो इस तरह से और वापस से वहाँ कोशिकाओं तक पहुँचता है। कोशिकाओं में भोजन का ऑक्सीकरण होता है और भोजन का ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर बाहर निकलता है और वह कार्बन डाइऑक्साइड फिर खून की नलियों के माध्यम से फेफड़े में पहुँचता है और फेफड़े से फिर वापस कहाँ पहुँच जाता है? बाहर वातावरण में निकाल दिया जाता है। तो श्वसन की प्रक्रिया के अंतर्गत सिर्फ सांस लेना और छोड़ना ही नहीं है, बल्कि भोजन के द्वारा लिए गए जो पोषक तत्व हैं उनका ऑक्सीकरण होता है और उसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। तो इसको परिभाषा मैंने इस तरह से लिखी है: सजीवों में निरंतर होने वाला एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें शरीर तथा वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान तथा भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा ऊर्जा की आवश्यकता की आपूर्ति निरंतर बनी रहती है। तो इस भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो लगातार ब्लड के द्वारा या रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न कोशिकाओं और ऊतकों तक लगातार पहुंचता रहता है। इसीलिए श्वसन तंत्र, श्वसन किसे कहेंगे? निरंतर शरीर में ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली जो प्रक्रिया होती है शरीर में, वो क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। तो जीवों में श्वसन कई प्रकार का होता है। जैसे सरल जीवों में है, जैसे अमीबा में है। शरीर की एक कोशिकीय जीव है। शरीर की सामान्य सतह से ऑक्सीजन जो है वो सीधे अवशोषित कर लिया जाता है। जबकि जैसे केंचुआ है, उसमें भी शरीर की सामान्य सतह त्वचा के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। लेकिन तिलचट्टा में जैसे है कि खून की नलियाँ जो होती हैं वो सीधे सीधे एक नलियों के माध्यम से उनका बॉडी में जो रक्त होता है, हीमोसिल होता है, वो सीधे सीधे एक नलियों के माध्यम से वातावरण के द्वारा जुड़ा रहता है और वहाँ उसके माध्यम से ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में पहुँच जाता है। मछलियाँ किस तरह से श्वसन करती हैं? मछलियाँ जो है गिल्स के माध्यम से पानी में घुलित जो ऑक्सीजन होती हैं उनको गिल्स के द्वारा या गलफड़ों के द्वारा अवशोषित कर लेती हैं। उसके बाद जो आते हैं सरल के बाद जो जटिल जीव होते हैं, जैसे कि छिपकली है, पक्षी है, मनुष्य हैं, मेढक हैं, ये सब में क्या पाए जाते हैं? विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं जो इन सारी श्वसन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं मिलकर। तो उन अंगों को जो कि श्वसन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, वे सारे अंग क्या कहलाते हैं? मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो मानव में श्वसन हम पढ़ रहे हैं, तो मानव के श्वसन तंत्र में मुख्य रूप से कौन कौन से अंग भाग लेते हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। यहाँ चित्र में देखिए स्पष्ट रूप से दिख रहा है नासा द्वार। सबसे पहली संरचना क्या है? नासा द्वार, जिसके द्वारा वातावरण से हम वायु के विभिन्न गैसों को वायु के रूप में लेते हैं और ऑक्सीजन की गैस जो है वो श्वसन की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से नासा द्वार के द्वारा कहाँ पहुँचती है वो? यहाँ पर ग्रसनी से होते हुए वो कहाँ पहुँचती है? श्वास नलियों में पहुँचती है। श्वास नली, ये देखिए श्वास नलियों में, श्वास नली जो है वो एक नलिका है, लेकिन उसके ऊपर इस तरह से आप कड़ी कड़ी संरचना देख रहे हैं। ये इस तरह रिंग जैसी कड़ी कार्टिलेज या उपास्थीमय संरचना उपस्थित होती है, जिसके कारण ये श्वास नली जो है वो पिचकता नहीं है ना, और गैस जो है वो आसानी से फेफड़ों में चला जाता है। श्वास नली जो है वो आगे की ओर जाकर दो भागों में विभाजित हो जाती है। इसको कहते हैं श्वसनी। श्वास नली आगे की ओर, या ट्रेकिया इसको कहेंगे, इंग्लिश में ट्रेकिया कहते हैं। तो ये ट्रेकिया आगे की ओर जाकर किस में विभाजित हो जाती है? दो श्वसनी में विभाजित हो जाती है और दोनों तरफ के फेफड़ों में चली जाती है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ये श्वसनी जो है वो छोटी छोटी और नलिकाओं में और विभाजित हो जाती है, तो उसको हम कहेंगे श्वसनिका। और ये सारी श्वसनिकाएं जो है वो एक विशेष गुब्बारे के समान संरचनाओं में खुलती हैं, जहाँ पर हवा भरा रहता है। ये कहलाती है कूपिका। यहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन गैस खून रक्त में डाला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस यहाँ डाला जाता है। तो इस तरह से गैसों का आदान प्रदान कूपिका के माध्यम से होता है और ये कूपिकाओं की वजह से
फेफड़े जो होते हैं, ये 2 फेफड़े मनुष्य में पाए जाते हैं। इस तरह से दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा अपेक्षाकृत बड़ा होता है और बायां फेफड़ा छोटा होता है। और फेफड़ा जो है वो इन्हीं कुपिकाओं के कारण स्पंजी हो जाता है, स्पंज के समान होता है। यदि इन कुपिकाओं को फैलाया जाए तो 100 वर्ग फुट कम से कम इनका क्षेत्र होता है। तो इस तरह से ये कुपिकाएं जो होती हैं वो श्वसन के लिए अधिक से अधिक क्षेत्र प्रदान करती हैं, गैसों के आदान प्रदान के लिए। तो कुपिकाओं का कार्य क्या हो गया कि श्वसन हेतु अधिक से अधिक क्षेत्र को प्रदान करना या क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य कौन करती है? कुपिका करती है, अधिक, ताकि अधिक से अधिक गैसों का आदान प्रदान इसमें हो सके। उसके अलावा ये कहाँ पर पाए जा रहे हैं? दोनों फेफड़े कहाँ पाए जा रहे हैं? वक्ष गुहा में पाए जा रहे हैं। और ये वक्ष गुहा और उदर गुहा दोनों को अलग करने वाली एक और संरचना पाई जाती है। वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग करने वाली संरचना कहते हैं डायफ्राम। ठीक है। और ये डायफ्राम जुड़ी होती है इस तरह से पसलियों के द्वारा। तो आप यहाँ महसूस करेंगे कि यहाँ पर पूरा पसलियाँ महसूस होती हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। तो ये पसलियाँ जो होती हैं वो 12 जोड़ी लगभग होती हैं। और ये क्या करती हैं? फेफड़ों को सुरक्षित रखती हैं। पसलियाँ क्या करती हैं? फेफड़ों को सुरक्षित रखती हैं। और ये लगभग 12 जोड़ी होती हैं। और यहाँ पर हृदय उपस्थित होता है दोनों फेफड़ों के बीच में। और यहाँ से नलिकाएं जो है वो फेफड़ों में जाएंगी और खून की नलिकाएं पूरा शरीर में जाती हैं। तो ये है श्वसन तंत्र के पार्ट जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं? नासा द्वार। ये डायग्राम जो है परीक्षा में पूछा जाता है, आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो पहला क्या है? नासा द्वार। और दूसरा क्या है यहाँ पर? श्वास नली, श्वसनी। और ये क्या है? और छोटी छोटी शाखाएं श्वसनिका। और श्वसनिका किस में खुल रही हैं? कुपिकाओं में खुल रही हैं। और ये 2 फेफड़े हैं और दोनों फेफड़े कहाँ उपस्थित हैं? वक्ष गुहा में। और वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग करने वाली जो एक पट्टिका पाई जाती है, मांसल पट्टिका, वो कहलाती है डायफ्राम। ठीक है। तो अब ये हो गया उसकी श्वसन तंत्र की संरचना, कौन कौन से अंग श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अब कैसे होता है गैसों का विनिमय? सबसे पहले सांस के द्वारा। सांस जो है वो, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं थोड़ा और देखते हैं। सांस के द्वारा ली गई ऑक्सीजन कहाँ जा रही है? नासा द्वार के द्वारा किस में पहुंचेगा? ट्रेकिया में जाएगा या श्वास नली में जाएगा। और श्वास नली से श्वसनिकाओं से कुपिका, और कुपिका में इस तरह से एक एक कुपिका को हम खोल कर देखें या अलग से इसकी संरचना को देखें तो इनमें भी खून की नलिकाएं जारी रहती हैं। जैसे ये धमनियाँ जाती हैं और आपस में फैली रहती हैं इसमें। और उसी तरह से यहाँ से शिराएँ भी वापस आती हैं, कई प्रकार की जो कई शिराएँ जो होती हैं आपस में मिलकर एक ये सभी शिराएं। तो प्रत्येक कुपिका में रक्त की नलिकाओं का एक जाल सा बिछा रहता है। धमनिकाओं का, धमनिका और शिरिका, है ना? धमनिकाओं और शिरिकाओं का जाल बिछा रहता है ये रक्त नलियों का। और इन्हीं रक्त नलियों में अशुद्ध ऑक्सीजन अशुद्ध रक्त कहाँ से आता है? पूरे शरीर से शिराओं के माध्यम से फेफड़े में आता है और फेफड़े में धमनी के माध्यम से फेफड़े में आता है। और यहाँ पर फेफड़े में ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। कैसे होता है? रक्त से आया हुआ भोजन के पदार्थ रक्त में आता है, हीमोग्लोबिन रक्त के साथ आता है। जो यहाँ पर कुपिका में ऑक्सीजन उपस्थित है, वातावरण का ऑक्सीजन, उसको बंधुता होने की वजह से ले लेता है। और क्या होता है? ऑक्सीजन बंधुता होने के कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर ब्लड में यह ऑक्सीजन डाल दिया जाता है। फिर ये ऑक्सीजन यहाँ से शरीर की पूरी कोशिकाओं में पहुँचाया जाता है। शरीर की पूरी कोशिकाओं में, फिर पूरी शरीर की कोशिकाओं के भीतर में क्या होता है? वहाँ पर भोजन का ऑक्सीकरण होता है। उसके फलस्वरूप फिर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। तो ये कैसे पूरी प्रक्रिया होती है ये हम समझते हैं। श्वसन जो है मुख्य रूप से 2 प्रक्रियाएं होती हैं श्वसन में। सबसे पहले देखते हैं प्रश्वास। प्रश्वास किसको कहेंगे? प्रश्वास और उच्छ्वास 2 मुख्य प्रक्रिया होती हैं। उच्छ्वास, इंस्पायरेशन, और दूसरा है एक्सपायरेशन। ठीक है। इंस्पायरेशन मतलब प्रश्वास, जो सांस के द्वारा जो हवा अंदर ली जाती है, वह ली जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रश्वास। जबकि
बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उच्छ्वास। और उच्छ्वास और प्रश्वास दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में उच्छ्वास माने ऑक्सीजन को अंदर लेने से लेकर बाहर निकालने के बीच में और कौन सी प्रक्रिया ऐसी होती है? क्योंकि हम तो ऑक्सीजन ले लिए, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? तो इसको जानने के लिए हम जानते हैं कि इसके अंदर से माने ऑक्सीजन के अंदर जाने के बाद शरीर की कोशिकाओं में किस तरह की प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है और हम श्वास के द्वारा उसको बाहर छोड़ते हैं। तो ये आंतरिक रूप से दो श्वसन मुख्य रूप से दो प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। पहला होता है बाह्य श्वसन, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? प्रश्वास और उच्छ्वास। और दूसरा होता है आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन। अब आंतरिक श्वसन किसे कहेंगे? खून की नलियों के माध्यम से जो ऑक्सीजन वहाँ पर पहुँचा है, खून रक्त में पहुँचा, रक्त के द्वारा विभिन्न कोशिकाओं में पहुँचने पर दो प्रकार का होता है। एक तो भोजन का विखंडन, आंतरिक श्वसन को क्या कहेंगे? भोजन का ऑक्सीकरण। आंतरिक श्वसन को कहेंगे भोजन का ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण। तो सब ये हो गया श्वसन तंत्र का पूरा विस्तृत अध्ययन। अब हम देखते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का विखंडन किस तरीके से होता है। यांत्रिक श्वसन के अंतर्गत आएगा। तो ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड है या 6 कार्बन यौगिक है, C6H12O6 होता है। तो इसका विखंडन कैसे होगा? पहले कोशिका द्रव्य में कुछ एंजाइम्स के माध्यम से वो 3 कार्बन वाला पायरुवेट में टूटता है। ये 3 कार्बन वाला पायरुवेट में टूटने तक की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन का प्रथम चरण कहलाता है, जहाँ पर ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है और इसे कहेंगे अनॉक्सी या अवायवीय श्वसन। जहाँ पर इतना माने भोजन की टूटने की यहाँ तक की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ी है। ये श्वसन का प्रथम चरण है। ग्लूकोज से क्या बन गया? 6 कार्बन यौगिक से 3 कार्बन यौगिक पायरुवेट बन गया। अब यह प्रक्रिया कहाँ हो रही है, कंप्लीट हो रही है? ये साइटोप्लाज्म में या कोशिका द्रव्य में कंप्लीट हो रही है। अब ये 3 कार्बन कंपाउंड या 3 कार्बन यौगिक जो है पायरुवेट आगे की ओर 3 तरीके से भोजन में कार्बन आगे की ओर विखंडन की प्रक्रिया 3 तरीके से संभव है। एक तो यदि ऑक्सीजन अच्छे से उपस्थित है, सांस के द्वारा ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, तो यह पायरुवेट कहाँ पहुँच जाएगा? कोशिका द्रव्य से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और क्या बन जाएगा? किसमें विखंडन होगा उसका? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और कुछ मात्रा में ऊर्जा निर्मित होती है और यह ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। तो ऊर्जा हम सीधे नहीं ले सकते, बल्कि किस रूप में रहती है? एटीपी के रूप में उपस्थित होती है। एटीपी का फुल फॉर्म कई बार पूछता है, एटीपी का लिख लीजिए, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो किस रूप में ऊर्जा संचित हो गई? श्वसन के फलस्वरूप ग्लूकोज से 3 कार्बन पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल गया और कुछ मात्रा में ऊर्जा निकली। वह ऊर्जा जो है वो पूरी तरह से अब इसका विखंडन हो गया। ग्लूकोज का यहाँ आधा विखंडन हुआ था कोशिका द्रव्य में और यहाँ पर अब माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का पूरी तरह से विखंडन हो गया और कौन सा बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, पानी बन गया और कुछ ऊर्जा निकल गई। तो पानी तो है जैविक क्रियाओं में उपयोग हो गया और ऊर्जा जो है अन्य शरीर की जैविक प्रक्रियाओं के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो गया और सारी जैविक प्रक्रियाओं के लिए किस रूप में संचित हुआ? एटीपी के रूप में, और इसको कहेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है फिर वापस कहाँ निकाल दी जाती है? फेफड़े से होते हुए श्वास नलियों के द्वारा फिर वापस कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? उच्छ्वास प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो यह विखंडन हो गया। एक तो पायरुवेट का पहला विखंडन, ऑक्सीजन यदि पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है तो, और यदि ऑक्सीजन अपर्याप्त है, अपर्याप्त कब होगा? हम बहुत यदि वर्क करेंगे, बहुत तेजी से दौड़ेंगे या व्यायाम करेंगे तो सांस क्या होता है? तेजी से लेने लगते हैं, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा जो है वो विखंडित होने लगती है, ऊर्जा उपयोग होने लगता है, श्वास जो है वो
तेजी से चलता है, उस समय श्वसन की प्रक्रिया बहुत तेजी से होने लगती है और ऑक्सीजन जो है कमी हो जाती है। उस कमी के समय में क्या बनता है, ऑक्सीजन की कमी के समय में यह 3 कार्बन पायरुवेट जो है वो किस में बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल में। और ये लैक्टिक अम्ल जंतुओं की पेशियों तक की कोशिकाओं में स्थित होता है, संचित हो जाता है, और जिसके कारण मांसपेशियों में दर्द महसूस होता है। इसके कारण मांसपेशियों में क्या होता है, दर्द महसूस होता है तेजी से काम करने से। ऑक्सीजन अपर्याप्त हो जाता है और लैक्टिक एसिड का बनना होता है, जिसके कारण मांसपेशियों में जमाव होने के कारण दर्द होने लगता है। 2 कंडीशन ये हो गया। और तीसरा तरीका से पायरुवेट और टूटता है, यह सरल जीवों में पाया जाता है। ये तो जटिल जीवों में पाया जाता है ये प्रक्रिया, कार्बोहाइड्रेट से पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। लेकिन सरल जीवों में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है आदि सरल जीवों में क्या होता है, ये सरल जीवों में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है और कुछ मात्रा में ऊर्जा निकलती है। और इस तरह से भोजन किस में टूटता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। तो ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है किण्वन। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, किण्वन। माने ग्लूकोज का एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलकर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज जो है वो किस में बदलता है, एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है और ऊर्जा बाहर निकलती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। और किन में पाया जाता है, ये सरल जीवों में पाया जाता है। बड़े जीवों में क्या पाया जाता है, श्वसन की प्रक्रिया होती है कौन सी वाली, एक तो पहली अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन कोशिका द्रव्य में होता है, और कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। तो इस तरह से ये 2 प्रक्रिया मुख्य रूप से दिखाई पड़ी, वायवीय और अवायवीय। तो कई बार परीक्षा में ये पूछा जाता है कि वायवीय श्वसन क्या है और अवायवीय श्वसन क्या है, दोनों में अंतर बताइए। तो इसका अंतर को हम अच्छे से लिख लेते हैं। अभी हम देख लिए ग्लूकोज का विखंडन 2 तरीके से हुआ। इसमें हम देखें पहला अनऑक्सी या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन, इसे क्या कहेंगे, अनॉक्सी या अवायवीय श्वसन। और दूसरा क्या है, ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन। ऐसे अंतर पूछ सकता है, ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन, इसमें अंतर बताइए करके। तो पहला क्या है, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। पहला अंतर, पहला लिखेंगे क्या, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो दूसरा क्या, इस इधर क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। दूसरा चरण किसमें होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अपन अब दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, ये कहाँ पाया जाता था, अवायवीय श्वसन कहाँ पाया जाता था, कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। यह कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। यह प्रक्रिया कहाँ होती है, अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में। और इसमें कहाँ होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। कोशिकाओं के, देखो माइटोकॉन्ड्रिया में, ये प्रश्न आता है परीक्षा में, वायवीय अवायवीय श्वसन या ऑक्सी अनॉक्सी श्वसन में अंतर। तो अनॉक्सी श्वसन में क्या, ऑक्सीजन अनुपस्थित है, कोशिका द्रव्य में होता है, इसमें ऊर्जा की मात्रा कम होती है। जो ऊर्जा निकलती है वो किसमें होती है, ऊर्जा कम मात्रा में बाहर निकलती है। और उसमें क्या होगा, ऊर्जा अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है, ऊर्जा अधिक, पूर्ण रूप से इसका विखंडन होता है, इसलिए ऊर्जा कैसा होगा, अधिक मात्रा में बाहर आती है या बाहर निकलती है। ठीक है, चौथा अंतर लिखेंगे हम, भोजन का आंशिक रूप से अपघटन होता है, आंशिक विखंडन होता है। यहाँ पर आंशिक विखंडन हुआ, ग्लूकोज जो है वो 3 कार्बन वाले पायरुवेट तक आया, पूरी तरह से विखंडित नहीं हुआ। तो इसलिए भोजन का विखंडन कैसा होता है, भोजन का ऑक्सीकरण आंशिक रूप से होता है। भोजन का विखंडन, ऑक्सीकरण नहीं कहेंगे। ऑक्सीकरण कब होगा, जब ऑक्सीजन के साथ में टूटेगा तब। तो भोजन का विखंडन क्या होगा,
आंशिक रूप से होता है, आंशिक रूप से होता है। और इसमें क्या लिखेंगे, भोजन का विखंडन पूर्ण होता है, पूर्ण रूप से होता है। भोजन का विखंडन पूर्ण रूप से होता है। पांचवा अंतर एक और लिख सकते हैं कि इसमें क्या बनता है, भोजन के विखंडन से ग्लूकोज से C6H12O6 से 3 कार्बन वाला पायरुवेट बनता है, पायरुवेट बनता है। और इसमें क्या लिखेंगे, पायरुवेट से 3 कार्बन वाले पायरुवेट से 3 कार्बन वाले पायरुवेट से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है प्लस ऊर्जा। ठीक है, तो क्या अंतर हो गया, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में आप 5 अंतर लिखेंगे। अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, वायवीय श्वसन या ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये कहाँ होता था, कोशिका द्रव्य में होता है यह प्रक्रिया। और यह प्रक्रिया कहाँ होता है, ऑक्सीश्वसन, ऑक्सीश्वसन कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में। अनऑक्सीश्वसन में ऊर्जा कम मात्रा में बाहर निकलती है और ऑक्सीश्वसन में ऊर्जा अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। अनऑक्सीश्वसन में भोजन का विखंडन आंशिक रूप से होता है ना, और इसमें भोजन का विखंडन पूर्ण रूप से होता है। और ये जैसे ग्लूकोज से 3 कार्बन वाला पायरुवेट बनता है, तो इसमें पायरुवेट से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये हो गया ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन में अंतर। ये परीक्षा में पूछा जाता है अक्सर, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, ये डायग्राम को भी याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, इसके बाद हम ये प्रक्रिया कैसे होती है वो अच्छे से बताएंगे। जैसे एक प्रक्रिया और बतानी है, जैसे इस तरह से अपन ये 2 फेफड़े लेते हैं, ये तो ऑक्सीजन कहाँ से आया, यहाँ नाक द्वारा सांस लिया गया और ऑक्सीजन यहाँ पर फेफड़ों में आया। फेफड़ों से कहाँ गया, ये खून की नलियाँ उपस्थित थी, तो इस तरह से कहाँ आ गया, ये खून की नलियों में ये ऑक्सीजन का परिवहन हो रहा है। ये पूरा परिवहन तंत्र है। खून की नलियों से ये कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, विभिन्न शरीर की अलग अलग कोशिकाएं उपस्थित हैं, या ऊतक या कोशिकाएं, है ना, ऊतकों या कोशिकाओं में। अब इन कोशिकाओं में 2 प्रकार का विखंडन हम देख चुके हैं, एक तो ग्लूकोज से पायरुवेट बनना और पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनना। तो यहाँ से क्या बाहर आया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड फिर फेफड़ों के द्वारा बाहर निकल जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, परिवहन तंत्र, परिवहन तंत्र। ये तो ऑक्सीजन अंदर आया, फेफड़ों में गया, फेफड़ों से खून की नलिकाओं में ऑक्सीजन ले ली गया ब्लड के द्वारा, फिर विभिन्न ऊतकों और कोशिकाओं तक पहुंचाया गया। ऊतकों और कोशिकाओं में क्या हो गया, फिर भोजन का विखंडन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड पानी बना, पानी जो है जैव क्रिया में उपयोग कर लिया गया और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड फिर फेफड़े के माध्यम से वापस बाहर निकाल दिया गया। तो प्रश्वास और उच्छ्वास, तो इस तरह से ये जो अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्रश्वास, और बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, उच्छ्वास। और दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे हम, श्वसन। प्रश्वास और उच्छ्वास दोनों मिलाकर क्या बनेगा, श्वसन। तो ये हो गया श्वसन की पूरी प्रक्रिया। इसमें महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि कोशिकाएं किसे कहते हैं, उनका कार्य क्या है ना, और इसका चित्र अच्छे से आपको याद करना है, प्लस आपको श्वसन की परिभाषा, श्वसन की प्रक्रिया पूरा याद करके आपको कॉपी में नोट करना है, और ये प्रक्रिया श्वसन की कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप श्वसन के बाद आता है उत्सर्जन।